संयोजक महोदय डॉक्टर कपिल देव जी से आग्रह है कि उद्बोधन। और धन्यवाद आप हमारे इस बैठक में और हमें अनुग्रहित किया। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि इससे पहले मीटिंग हुई थी, आप लोगों को ध्यान है, और 10/7 को हुई थी, करीब 4 महीने हो गए होंगे। तो उस बैठक के बाद जो कुछ हमारे कार्यकारिणी में कार्य किया है इस हॉस्टल से संबंधित, उससे मैं अवगत कराऊंगा। उससे लेके आज तक की प्रोग्रेस क्या है पिछली मीटिंग और आज के बीच में। सबसे पहले तो हमारा उद्देश्य ये था कि जो हमारी संस्था है ना, इसको बिल्कुल प्रिस्टीन बनाया जाए। प्रिस्टीन का मतलब फ्रेश और क्लीन, क्योंकि बहुत सालों पहले चुनाव हुए थे। 2003 में हुए थे, 2002 में हुए, तो 2 और 22 में तो 20 साल हो गए। और 2 में भी क्या किया कि जो काम किया वो आधा अधूरा किया। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि कार्यकर्ताओं की बड़ी भारी समस्या थी, तो उस समय चुनाव तो कर लिए, लेकिन कार्यकारिणी की लिस्ट कोऑपरेटिव में भेजी नहीं गई। और जब तक आप ये रजिस्टर्ड संस्था है, इसकी कोऑपरेटिव को लिस्ट नहीं भेजते हो ना, तब तक आपको किसी भी तरह से लीगल संस्था नहीं मानते हो। तो अब समय निकल गया काफ़ी, 2 से लेके और 22 तक। तो अब के हमने चुनाव करते ही सबसे पहले तो ये तय किया कि कार्यकारिणी की लिस्ट कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट को भेजी जाए, जहाँ से ये संस्था रजिस्टर्ड है, और वहाँ से इस लिस्ट को अप्रूव कराया जाए। तो ये काम हमने किया। अब संस्था की कोऑपरेटिव से अप्रूव होकर कार्यकारिणी की लिस्ट आ गई है, और इस कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका रही जयनारायण जी, क्योंकि वो कहते हैं कि इतने साल कहाँ थे आप, 20 साल बाद आ रहे हो, और तीसरे साल होने होते हैं चुनाव, तो बीच में चुनाव भी नहीं हुए। और उस टाइम गलती ये हुई कि जो भी टीम थी ना, उन्होंने कोऑपरेटिव में लिस्ट भेजी नहीं। तो अब ये गए तो वो पता है अपने रिकॉर्ड में क्या था, मैं पहला अध्यक्ष था 1998 में, वो लिस्ट थी कार्यकारिणी की। तो फिर कह हुआ कि इनके मिलने वाले भी थे जयनारायण जी के, इन्होंने काफ़ी प्रयास किए और अपनी संस्था अब कोऑपरेटिव के हिसाब से बिल्कुल लीगल है, बिल्कुल अप्रूव्ड है कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट से, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। इस बीच में एक बात आपको बता देना चाहता हूँ, थोड़ी बाद में बताऊंगा। तो एक काम तो ये किया कि कोऑपरेटिव से कार्यकारिणी की लिस्ट अप्रूव कर रही, जिसमें काफ़ी दिन लगे, महीना 2 महीना लगा। आसान नहीं है वो काम, क्यों कोऑपरेटिव वाला तो आपको पता है कि, लेकिन अपना काम बिल्कुल फ्री में है, उसकी क्रेडिट जयनारायण जी को जाती है। दूसरा, संस्था का आयकर की धारा 12A के अंतर्गत पंजीयन। 12A धारा ये होती है कि जो छात्रावास को जो पैसे मिलेंगे, और टेलीफोन बाद में करो या बाहर करो, छात्रावास को जो आमदनी होगी ना, डोनेशन से ही होती है हमारी, तो मेन आमदनी का सोर्स चंदा ही है, वो भी टैक्सेबल होता है इनकम टैक्स में। लेकिन 12A में आप रजिस्ट्रेशन करा लो तो छात्रावास की आमदनी पे टैक्स नहीं लगता। तो ये काम बहुत महत्वपूर्ण था, और ये काम करने में मुख्य भूमिका 2 CA हैं अपने, एक तो हेमंत और दूसरा राधेश्याम। उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका की और ऑडिट भी करा लिया अकाउंट्स के, आपके सामने जो अकाउंट पेश है ना। तो इसलिए हमारा काम ये था कि इस संस्था को बिल्कुल अपडेट करें। अच्छा, तो 12A की धारा में पंजीयन वगैरह कब से कब तक हुआ है? 2022 असेसमेंट ईयर 2022-23 से लेकर 26-27 तक। तो अब 26-27 के असेसमेंट ईयर तक जितनी भी छात्रावास की इनकम होगी, उस पर कोई टैक्स इनकम टैक्स वाले नहीं लगाएंगे। अगर जो डोनेट करेगा उसके इनकम का रिबेट मिलेगी, आपका कहना मतलब नहीं, ये नहीं। 1 मिनट रुको, सुनो तो सही, आपको वो भी बता देता हूँ। तीसरा हमने ये किया, ये भी पहली बार किया गया कि संस्था का पैन नंबर प्राप्त किया गया। आजकल 50,000 से ज़्यादा रुपए भी जमा कराते हो तो आपका पैन नंबर मांगते हैं, तो अभी तक पैन नंबर नहीं था। तो ये सारा वो हेमंत और राधेश्याम ने ये काम किए, और संस्था का पैन नंबर गंगादास जी ध्यान है,
जब रजिस्ट्री कराई तो पैन नंबर देना पड़ता है। और तीसरा काम ये है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आयकर की धारा 80G, वो जो कह रहे हैं वो 80G धारा में रजिस्ट्रेशन होना बहुत मुश्किल काम होता है। और हमारा बड़ी आसानी से क्या हुआ कि पहले 80G में अपना रजिस्ट्रेशन था शुरू में, जो हमने उस टाइम में करवाया था, तो इसलिए पीछे का उन्होंने रिकॉर्ड देखा, उसमें कोई किसी तरह का घबरा या बेईमानी नहीं थी, इसलिए उन्होंने तुरंत 80G का रजिस्ट्रेशन कर दिया। 80G का 10-10-22 से हुआ है। ये थोड़ा सा कुछ ऐसा हुआ कि यदि रसीदें तो इन्होंने पहले काटा कि 10-10-22 के बाद, इसी महीने के बाद जिन्होंने जो चंदा दिया है उनका आने वाले असेसमेंट ईयर 2025-26 तक कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। जिन्होंने हमें चंदा दिया है या जो दे रहे हैं उनको इनकम टैक्स में छूट होगी। कौन से साल तक? असेसमेंट ईयर 2025-26 तक, काफी समय अपने को मिल गया। तो एक ही है। तो कुल मिला के मैं कहना चाहता हूँ कि अपनी संस्था बिल्कुल प्रिस्टीन है। प्रिस्टीन का मतलब नवीनतम और ओरिजिनल बन गई, कोई कमी नहीं है इसकी। अब आपको एक बात बताऊँ कि संस्था तो बहुत लोग चलाते हैं, जगह जगह रजिस्टर्ड संस्थाएं हैं, और इन दिनों में पता नहीं है जयनारायण जी कहाँ से रहते, कोई युवा की समस्या है, वो भी संस्था है, वो भी रजिस्टर्ड है, और एक ये महासभा रजिस्टर्ड हो रही है, और वो रजिस्टर्ड है ही इनके छात्रावास वाली, बीकानेर की समिति भी रजिस्टर्ड है। तो रजिस्टर्ड संस्थाएं तो बहुत है, लेकिन मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि जितना साफ सुथरा काम अपनी संस्था का है इतना किसी का नहीं। मैं सबसे, मुझे ध्यान है बीकानेर में लक्ष्मी नारायण जी जाते थे, तो वो जो समिति है ना, संभागीय समिति कहते हैं शायद, उस समिति के जमीन की रजिस्ट्री 2 इंडिविजुअल्स के नाम से हुई थी, व्यक्तियों के नाम से, जबकि हमारी ये रजिस्ट्रियाँ ये सारी छात्रावास संस्था के नाम से, व्यक्ति के नाम से। वैसे तो वो विश्वास डाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समस्या ये आती है कि आप बिल्डिंग बनने के बाद करोड़ों की तो करवा नहीं सकते, चेंज तो करवा नहीं सकते, संस्था के नाम नहीं आज भी वो रजिस्ट्री। तो इस तरह की समस्याएं आती हैं। तो हमारी जितनी भी राजस्थान में विद्यमान संस्थाएं हैं उनमें सबसे बिल्कुल साफ सुथरी, लीगल हिसाब से, कानूनी हिसाब से बिल्कुल साफ सुथरी और बढ़िया संस्था है। आ जाओ आगे आ जाओ। अपने बीच में अभी ये असिस्टेंट प्रोफेसर है प्रियंका जी, वो बता रहे हैं, तो उनका स्वागत है। और आप वो बैग भी ले वो साथ में, वो क्या रखा है? ये यहाँ की जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर लगी हुई है, और राउत सर की रहने वाली हो, राउत सर की रहने वाली है, और हमारा ही एरिया है वो। और बहुत दिनों से जय नारायण जी इनको बुलाने का प्रयास कर रहे थे। हमारा मुख्य उद्देश्य और कुछ नहीं था, सिर्फ ये दिखाना कि जोधपुर में हम कैसा काम करें। कैसा लगा छात्रावास आपको? बहुत बढ़िया। श्री टिकुराम जी स्वामी सर, श्री टिकुराम जी स्वामी। अच्छा। तो प्रियंका जी का आज इनके साथ, ये तो रोज ही बुलाते रहते हैं, इनको टाइम मिला नहीं, और मैं भी इंतजार कर रहा था, क्योंकि हम जो कर रहे हैं ना काम, इसमें महिला छात्रावास की बात है। तो महिला छात्रावास की बात करें, महिला कोई नहीं है। तो हम तो चाहते हैं कि सारा काम ही महिलाओं को सौंप दें, लेकिन महिलाएं आज बहुतों को बुलाया आई नहीं। पढ़ी लिखी महिलाएं, मेरा ध्यान है या नौकरी में और कम से कम 15-20 है, लेकिन अब कईयों के तो प्रॉब्लम है, जैसे आज संडे को 2 एग्जाम है, उसमें भी उनकी ड्यूटी लगी है, तो डिफरेंट रीजन है। लेकिन प्रियंका जी आगे तो सारी काफ़ी सीमा तक क्षतिपूर्ति हो। धन्यवाद आपका आने के लिए, स्वागत है आपका। मैं अभी इनको इस संस्था के बारे में बता रहा था, और ये कह रहा था कि हमारी संस्था है ये, इस छात्रावास वाली संस्था है ये, बिल्कुल। बैठो बैठो आपका भी स्वागत है। महिलाएं आ रही है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इनके लिए हम लोग कर रहे हैं। तो मैं ये बता रहा था कि हमारी संस्था का हमने कार्यकारिणी का 3 महीने पहले चुनाव हुआ था, उसके बाद 80G में इनकम टैक्स से छूट ले ली, या जो कोई भी
चंदा देगा और टैक्स पेयर है, उसको उस चंदे पे इनकम टैक्स की छूट होगी। 12A का भी मैंने बताया, 12A का मतलब हॉस्टल की आमदनी सारी नॉन टैक्सेबल होगी, किसी तरह का टैक्स नहीं लगेगा। और पैन नंबर वगैरह भी हमने लिए, ये सारा काम हमने विद इन 3 मंथ्स करवाया। पहले था लेकिन फिर चुनाव बहुत टाइम बाद हुए, 2003 में हुए, उसके बाद 2 में हुए, उसके बाद अभी हुए। तो संस्था की जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ है वो सारी हमने इस 3 महीने की अवधि में पूरी की है। पहले तो ये प्रोग्रेस है 3 महीने की। फिर पिछली बार मैंने 3 महीने पहले वाली साधारण सभा में बताया था कि हमारे यहाँ वार्डन की बहुत ज़रूरत है, वार्डन मिल ही नहीं रहा था, क्योंकि अब इतनी बड़ी बिल्डिंग हो गई, इतना इसमें सामान है और बहुत कुछ चीज़ें हैं, तो ज़रूरी था कि एक वार्डन हो, और बच्चे रहते हैं उनके लिए भी ज़रूरी है। तो वो मुश्किल काम था, सुटेबल आदमी मिल नहीं रहा था। बोरदास जी आप खड़े हो, अब हमने इनको वार्डन नियुक्त किया, 3 महीने हो गए। ये पढ़ा लिखा आदमी है, जोधपुर के बारे में पूरा नॉलेज है इनको, एंड ही इज़ मोस्ट सुटेबल एंड सिंसियर पर्सन। तो थोड़ा बोलदास जी का परिचय दे दो सबको। बताओ देना रंगी। बोरदास जी स्वामी नाम है इनका, बुगालिया गोत्र है और विदासर के रहने वाले हैं। और पहले यहाँ पे साहब के स्कूल के अंदर अध्यापक थे और फिर विदासर में इन्होंने खुद की स्कूल चलाई थी। उसके बाद में फिर ये सिक्किम दार्जिलिंग में भी अकाउंट्स का काम करते थे। इसके बाद फिर कोरोना काल के बाद में वापस आए, तो स्कूल इन्होंने चलाना उचित नहीं समझ के ये समाज सेवा का काफ़ी रिक्वेस्ट की जब शिफ्ट आया। अच्छा, सिर्फ समाज सेवा में या यहाँ दिन का और कोई काम नहीं है इनका, इनको अपने यहाँ से ही है। और इसके जैसे जहाँ की वेतन की व्यवस्था है वो साहब ने अलग से करेंगे, वो बता देंगे। वो मैं बता दूंगा। हमें तो वार्डन मिल ही नहीं केवल रहा। वार्डन का ही काम है इनका। धन्यवाद। बच्चों को सुबह उठाया तो लोड करा देते हैं। वार्डन की क्या ड्यूटीज होती है सब जानते हैं, पूरी जिम्मेदारी इन पे छात्रावास की। अब आज 7-8 बच्चे हैं, अब और बहुत आने की कोशिश कर रहे हैं, तो सबको एडमिशन देना, वो करना, उनके लिए खाने वगैरह की व्यवस्था, हर काम ये कर रहे हैं और बहुत इफिशिएंटली कर रहे हैं। आई एम हैप्पी विद दिस वर्क। इनकी हमने तनख्वाह तय कर रखी 20,000 रुपये महीने की। ये कार्यकारिणी में तय हुआ था, हम सब थे। तो लेकिन ये काम हमें 50,000 का दे रहे हैं। इसलिए इतनी बड़ी संस्था में सामान बहुत आ गया अब धीरे धीरे, तो सब चौकीदारी चाहिए 24 घंटे। एक पंखा भी कोई उतार के ले जाए तो कितनी प्रॉब्लम हो जाती है। खैर, तो ये बहुत बढ़िया हुआ, ये हमारी सोनी भगवान ने कि अच्छा वार्डन मिल गया। बैठो। और तो सबसे बड़ी उपलब्धि मैं बतलाना चाहता हूँ वो ये है कि पिछली मीटिंग में मैंने बताया था कि हमें बालिका छात्रावास के लिए भूमि खरीदनी है। तो करते करते और उस काम में हम कामयाब हो गए। और ये मेन पाली रोड है यूनिवर्सिटी के सामने, यहाँ एक कॉलोनी है जालमंड चौराहे से पहले, पृथ्वीराज नगर। तो बस रोड पार करो और यूनिवर्सिटी। हमारा हर संभव प्रयास ये रहा कि विश्वविद्यालय के नज़दीक होना चाहिए। 30-60 का प्लॉट है तो छोटा ही, लेकिन आजकल तो ऊपर तक मंजिलें बनती है। इस बारे में भी बहुत सी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको कि वो प्लॉट 40,000 तो उसकी कीमत थी और 1.25 लाख के करीब रजिस्ट्री के लगे। 40 लाख सॉरी, और 1.25 लाख के करीब रजिस्ट्री के लगे। उस मामले में बहुत बहुत हम धन्यवाद देते हैं और बधाई के पात्र हैं गंगादास जी। इन्होंने ही सब रजिस्ट्री काम और सबसे बड़ी बात, रजिस्ट्री का 1 पैसा हमसे लिया नहीं। वो कई कहते हैं ना कि वहाँ खर्चा लगता है, देने पड़ते हैं, वो जितनी की रसीद कटी उतने ही पैसे लिए, उससे भी ये तो कह रहे हैं थोड़े से कम दिए। ये अध्यक्ष है हमारे गंगादास जी, इन्होंने रजिस्ट्री कराई, इन्होंने सब काम बहुत एफिशिएंटली। अंदर आ जाओ, हॉल में आ जाओ। बहुत एफिशिएंटली और अच्छी तरह अंदर नहीं आए, महिलाएं हैं अंदर। अंदर बोलो, आप आगे आ जाओ, आप आगे आ जाओ और कुर्सियाँ और मंगा दो जरूर तो, या इनको सबसे आगे आ जाओ आप लोग। आगे आ जाओ, आगे इधर आ जाओ, यहाँ बैठो।
अच्छी बात है कि महिलाएं तो ज़्यादा से ज़्यादा आ रही है, क्योंकि ये काम तो हम बालिकाओं के लिए ही कर रहे हैं। तो हमारी तो प्लान तो ये है अल्टीमेटली कि ये सब काम महिलाओं को ही सौंप दें। तो मेरे को ये बोले साहब छात्रावास के नज़दीक होना चाहिए दूसरा प्लॉट भी बालिका छात्रावास होगा। तो मैंने कहा किस लिए कि वो एक वार्डन ध्यान रखने। मैंने कहा ऐसा नहीं होता है, बालिका छात्रावास की लेडी वार्डन होती है और लड़कों वाले का जेंट्स होता है। तो वो लकीली हमें इतनी बढ़िया जगह प्लॉट मिल गया कि हमें बहुत ही खुशी है। ये टेलीफोन बंद करो भी। अच्छा अब उनको तो कह नहीं सकते, उनका आवाज बात हाँ, करो। तो ये एक मेजर अचीवमेंट ये है कि हमने प्लॉट खरीद लिया और 8/9/22 को इसकी रजिस्ट्री होगी। 9वें महीने में होगी, तो करीब 1.5 महीना हो गया रजिस्ट्री में। अब हम प्लान बना रहे हैं कि उस प्लॉट में छात्रावास बने। ये प्लान है, अभी तो उसका डिस्कशन करेंगे डिटेल में। अभी इस बारे में एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि प्लॉट लिया तो जनरल जी क्यों नहीं पड़ जाएगा बात एक बार बाद में। हाँ, राजू का तू कर। तो अब प्लॉट की कहानी थोड़ी सी बताना चाहता हूँ कि बहुत लोगों ने तरह तरह की बातें डालने की कोशिश की। कई तो कहा कि ये बहुत महंगा ले रहे हैं, 30 लाख का ही है। खूब बातें, समाज का मामला है इसलिए बातें सुननी भी पड़ती। कईयों ने कहा कि छोटा है, किसी ने कहा बड़ा है, किसी ने कहा कीमत ज़्यादा दे दी। ये सब बातें होती रही और ये आपने लिए इसके बजाय यहाँ लेते, इसके पास बहुत बातें हुई और महंगे सस्ते की बात हुई। तो उस समय तो मैंने मीरा भाई का एक पद याद किया, मेरे याद आ गया। वो ये है कि भाई मैं तो लियो है सावरियो मोल, कोई कहे सस्तो कोई कहे महंगो, मैं तो लियो है अमोलक मोल। अमोलक मतलब इनवैल्यूएबल, जिसकी कोई कीमत नहीं है। तो अभी उस प्लॉट के पास एक मेरे दोस्त का प्लॉट बिका हुआ 50 लाख मांग रहा है, तो हमें 40 में मिल गया, तो हमने तो अमोलक मोल लिया। उसकी इनवैल्यूएबल है, कीमत उसकी आंकी नहीं जा सकती, क्योंकि विश्वविद्यालय के नज़दीक मिलती नहीं है ज़मीन। अच्छा, मेरे लोगों ने ये भी सजेस्ट किया कि आप साहब इतना महंगा ले रहे हो, इतने पैसे कहाँ लाओगे, गरीब समाज है। आप तो वहाँ 15-20 किलोमीटर दूर ले लो, मेन रोड के पास। आजकल सब जगह सिटी बसें जाती हैं। लेकिन ये आइडिया मेरे को सूट नहीं किया, मैंने सुनी नहीं उनकी बात, क्योंकि मैं मानता हूँ कि हॉस्टल ये 98 से चल रहा है, तो हमारा अनुभव इस बारे में थोड़ा औरों से ज़्यादा है। वो ये कि एक बार का किस्सा मुझे याद है कि एक लड़का नागौर के पास का था, कहाँ का था वो, और उसका भाई आर्मी एरिया में रहता था, उसके साथ वो रहता था और आता था डेली न्यू कैंपस। तो वो लड़का क्या था, जाति क्या थी, परशुराम परशुवंशी स्वामी था। तो हमारे यहाँ प्रोविजन है कि धनावंशी नहीं, दूसरों को भी रखना पड़ेगा, ऐसा उनका नियम होता है कोऑपरेटिव वालों का। तो हमने सोचा ये ठीक है। बहुत इंटेलिजेंट लड़का था। तो वो आके और लक्ष्मी नारायण जी और मेरे सामने बोला साहब मुझे कैसे ही छात्रावास में रखना। तो हमने कहा तेरा भाई रहता है, तेरा घर से ही नहीं रहता, वहाँ क्यों नहीं रहता? कि मैं वो बोला कि मैं 20 किलो, अरे आगे आओ लक्ष्मण जी, आगे आओ, यहाँ बैठा हूँ। जोधपुर का मैं तो ला रखी है पटास को। बैठो बैठो। तो फिर मैंने लक्ष्मी नारायण जी तय किया। वो बोला कि मैं 20 किलोमीटर आते जाते थक जाता हूँ, पढ़ नहीं सकता मैं, बिल्कुल थका हुआ रहे, तो आप मुझे हॉस्टल में रहने दो। तो BSc सेकेंड ईयर में था, तो हमने एडमिशन दिया उसको। तो मुझे पता है दूर कोई लड़कियाँ तो जाएगी कैसे, लड़का ही इतनी दूर रहने में असमर्थ था। तो इसलिए हमने तो तय किया कि ज़्यादा लगे कम लगे लेना विश्वविद्यालय के नज़दीक है। और ये तो विश्वविद्यालय से बहुत दूर है, पहले हम इसको नज़दीक बताते थे। वो तो रोड पार करी, पाली रोड और विश्वविद्यालय है। तो ये है, आप सब लोगों को बधाई और धन्यवाद कि इतनी अच्छी जगह हमें प्लॉट मिल गया। दानदाताओं ने दिल खोल कर सहयोग किया। और इस संदर्भ में भी एक बात बड़ी इम्पोर्टेंट है
कि अधिकांश दानदाता वही थे जो पहले थे। उससे थोड़ा पहले तो ये बनी थी ये बिल्डिंग, इसके लिए हमने 35 लाख इकट्ठे किए और फिर उसके 40 लाख वो इकट्ठे करने थे। ज़्यादातर दानदाता पुराने वाले थे, नए कम थे नए लेकिन कम थे। तो फिर हमारे मन में भी बात आई, उनके मन में भी आती थी, बार बार हमारे पास आते। तो एक मेरे को सूरदास जी का पद याद किया मैंने, उसमें लिखा था कि मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे। सूरदास जी भगवान से कहा कि दूसरी जगह कहाँ सुख पाएगा, मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी पुणे जहाज पे आवे। तो हमने कहा हमें तो तुम्हारे पास ही आना पड़ेगा, दूसरा हम जाए कहाँ। तो इस तरह एक बात और बताना चाहता हूँ, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि पहले तो 20 साल मीटिंग नहीं हुई और अब 3 महीने में दोबारा मीटिंग क्यों बुलाएगी, इसका भी मेरे पास एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन तो नहीं है, मैंने एक किस्सा सुना था महाभारत का। महाभारत के युग में एक बहुत बड़ा यज्ञ हुआ, तो वह यज्ञ खत्म हो गया, सब कुछ चला गया। तो एक नवलिया आया वहाँ और लौट लगा रहा था, उस यज्ञ का कुछ पता नहीं था पीछे ऐसी। तो लोगों ने पूछा कि अब तो कुछ है ही नहीं, यहाँ किस लिए लौट लगा रहा है। तो उसका जवाब था कि पुराने ज़माने में एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने यज्ञ किया था, उसमें मैंने इस तरह लौट लगाई तो मैं आधा सोने का हो गया, आज मैं पूरा सोने का होने आया हूँ। तो हमने एक मीटिंग करते ही और प्लॉट खरीदा गया, अब हम बनाने के लिए आए लोगों के पास। इसी तरह हमने बालिका छात्रावास के लिए पहली सभा बुलाई तो हमारा उद्देश्य पूरा हो गया। अब दूसरी सभा इसलिए बुलाई है कि अब उसके कंस्ट्रक्शन का काम है, वो भी हमें करना है। बस आप इतने में समझ लो, आज हम कुछ नहीं लेने वाले हैं, लेकिन आएंगे आपके पास घूम फिर के, तो इस बात को ध्यान रखें। अब आप भी ये कह सकते हो कि भाई बार बार इतना चंदा देना, दान देना कोई आसान काम है क्या? तो दान का मैं तो थोड़ा सा मैं बताऊंगा कि बाबा तुलसीदास ने कहा कि 100 धन्य प्रथम गति जाकी। प्रथम गति कौन से धन की होती है? जो दान में दिया जाता है, वही धन सबसे बढ़िया होता है। फिर मध्यम गति होती है अपने आप के खर्च जो हम सब करते हैं, उपभोग पे खर्च कर लिया, और जो बच जाता है वो फिर नाश होना या चोरी हो जाना गति, वो नीच गति है। तो प्रथम गति में धन लगाना है तो दान में दो। और केवल तुलसी बाबा ने नहीं की, मैं एक जगह पढ़ रहा था तो सबसे बड़े हमारे जो पूंजीपति हुए बिरला जी, घनश्याम दास जी बिरला, जो इनके बाप दादा थे अब जो बिरला जी, तो बिरला जी ने एक बार दान के संबंध में एक बात कही थी। उन्होंने कहा मेरे हिसाब से दुनिया के सभी खजाने और धन बेकार हैं। घनश्याम दास जी बिरला कह रहे हैं, जो बहुत बड़े दानी थे, जगह जगह मंदिर बिरला के सुने होंगे। तो वो कह रहे हैं मेरे हिसाब से दुनिया के सभी खजाने और धन बेकार है, जब तक कि आप उस धन को किसी और पर खर्च नहीं करते या किसी और के साथ साझा नहीं करते। अपने तक ही सीमित, परिवार तक सीमित है, तो वो खजाने से बिरला जी कह रहे हैं बेकार है, और पे खर्च करो, दान दो। तो अब आप मर्जी है उसकी बात मान लो, चाहे तो बड़े सेठ घनश्याम दास जी मान लो, चाहे तुलसी बाबा की मान लो, दोनों एक ही बात कह रहे हैं कि सेवा में और दूसरों के लिए धन खर्च करो। तो हम जब चंदा मांगने आए तो ये दोनों बातें याद रखना। एक और बहुत बड़े अमेरिकी लेखक हुए, उन्होंने कहा जो कुछ हमने अपने लिए किया वो हमारे साथ खत्म हो जाता है, मरने के साथ खत्म हो जाता है, अपने लिए किया वो, लेकिन दूसरों के लिए किया दुनिया में स्थायी और अमर रहता है। तो ये दान का महत्व है जो मैं बता रहा हूँ। फिर हम जो चंदा ले रहे हैं ना, उनको हम कहना चाहते हैं कि आपसे हम कोई ठगीबंदी नहीं कर रहे हैं, आपका कल्याण कर रहे हैं। दान दोगे तो कल्याण होगा, नहीं कल्याण का होगा। तो अब सवाल रहा कि चंदा देने वाले में कौन कौन थे, किस किस का योगदान था। बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा, संक्षेप में आपको बताऊंगा कि इस बार जिन जिन से चंदा दिया और जिनका योगदान था
हमारे बड़े भोमा से तो ये बैठे थे लॉन्ग दिवस में, इन्होंने 5 लाख दिए एक साथ, और इनके 5 लाख देते ही और तय हो गया कि अब प्लॉट खरीदा जाएगा। हमने इनके घर मीटिंग की, हम 4 आदमी थे, 3 तो ये आपके बराबर बैठे और इनकी 2 हम इधर है। तो मीटिंग की इनके घर, तो मीटिंग में इन्होंने 5 लाख रुपए बोले, और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि उसी टाइम 5 लाख ला के दे दिए। एक्चुअली होता क्या है कि हमने ये अनुभव किया है कि आप पैसे ले लो तो आपकी जिम्मेदारी बन गई कि नहीं। अब हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं था, या तो प्लॉट खरीदे या इनको पैसे वापस लौटाएं। तो हमें लगा कि अब तो करना ही पड़ेगा। फिर मैंने भी ठीक ठाक चंदा दिया था, और बात सिखाऊं क्या और अहमदाबाद में एक यहाँ के बड़े छात्र रहते हैं, सुख जी नाम है, तो इस हॉस्टल में रह के बड़े बड़ा बिजनेस है। उन्होंने कहा 5 लाख मैं भी दे दूँगा, 2 लाख तो आगे, और वो कह रहे मैं दे दूँगा 2 लाख। और फिर ये गंगादास जी, अखिल जी, इन्होंने 1.5 लाख दिए, जयनारायण जी दिए। तो एक दिन में 25 लाख के करीब आ गए पैसे। तो मैंने कहा कि अब तो वो प्लॉट खरीदा जाएगा। फिर बाकी पैसे भी और चंदा देने वाले हैं इन्होंने कईयों तो तुरंत, जैसे प्रेमदास जी और सुरताराम जी वैष्णव भगनी है ना, उनको अच्छे तो इनको गंगा दास देना। स्वागत है आपका, बहुत बढ़िया। 1 लाख से ऊपर पैसे दे दिए, 1 लाख सिर्फ एक फोन, और हमारे सामने ही फोन किया था वहीं पे। तो इन्होंने कहा कि हम अभी बताते हैं, और वापिस कहा कि 1 लाख दे दूंगा, 11,000 दे दूंगा, 1,11,000। और एक डॉक्टर घनश्याम जी नौका में उनका हॉस्पिटल है, तो उनको हमने कहा कि चंदा दो, तो वो बोले कि 1 लाख दूंगा। मैंने कहा 1 लाख नहीं है, तो आप 1.5 लाख तो दो। पहले भी 1.5 लाख दिए थे उन्होंने इसके बनने में, तो उन्होंने तुरंत हमारी बात मान ली और 1.5 लाख दे दिए। इसी तरह से और उन्होंने भी दिया, सारालाल जी एक्शन 1 लाख दिए। और एक में ये सरपंच जी बैठे हैं, इनके भाई लेक्चरर है, गुलाब दास जी नाम है। तो गुलाब दास जी पास हम गए, तो जाते ही उन्होंने कुछ नहीं, पहले भी 1 लाख चंदा दिया था, ये लेक्चरर गवर्नमेंट कॉलेज। और हम गए तो जाते ही उन्होंने चाय कुप लेके आए, चाय वाय तो पिलाई, और बोले कितने देने, और 1 लाख और दे दिए तुरंत। तो ये चीज़ें हमारे लिए तो मैटर करती है। क्यों मैटर करती है कि जब 95 में हम चंदा लाने जाते थे, तो सुबह से शाम तक गांव में फिरते थे, रुपये आते थे 11-15 हज़ार। इन गंगादास जी फादर फौज में थे, वो हमारे साथ होते थे पूरे टाइम। तो 11-15 हज़ार चंदा आया, और इतना हमारा पेट्रोल बन जाता था। ये हालत हमारी देखी हुई है, तो हमें तुरंत दे देता है, उसका हम आभार कैसे बोल सकते। इसी तरह से राधा कृष्ण जी यहाँ इंडस्ट्री वाले कोई आया नहीं क्या, उनके बोर्डिंग का रहने वाले हैं, उनको गंगादास जी ने फोन किया तो उन्होंने तुरंत कह दिया कि मैं 1 लाख दे दूँगा। पहले भी 1 लाख दिए थे। और बाबूलाल जी साहब कोई आया कि नहीं, आज उनके पता नहीं यही है, तो उन्होंने पहले एक कमरा बनाया था 1.5 लाख में। फिर हम गए, मैं जयनारायण जी थे, तो बोले कि मैं 51,000 दूँगा। तो मैंने कहा क्या 51,000 दोगे, लाख से कम हम नहीं लेंगे आपसे। तो तुरंत लाख का चेक कर दिया, लाख भी दे दिया उन्होंने। और फिर 51,000 वाले कई साथ होता है, जैसे सोनदास जी खदाव है, एक ये बैठे श्रीमान जी मदन जी, इन्होंने 31,000 का, मैंने कहा भैया 51,000 करो, तुरंत 51 का चेक दे दिया। इतना हमें तो वो काम फिर इतना आसान लगने लग गया, जो पहले पहाड़ जैसा लगता था वो बहुत आसान हो गया। रामगढ़ शेखावटी में एक लेक्चरर साहब ये बैठे, ये वकील साहब युधिष्ठिर इनके ससुर जी, उनको फ़ोन किया, पहले भी दिए थे 51,000, दूसरे दिन 51,000 भेज दिए। और इन्होंने खुद भी 51,000 दिए जाते, इनके पिताजी पटवारी जी, उनके पास मैं देना रहने के गए जाते 51,000 दे दिए। और इसी तरह एक वो है प्रिंसिपल राजपाल, स्कूल प्रिंसिपल है, कांद्रान है सदुलपुर के पास, उन्होंने पहले भी 51,000 दिया, आपके फ़ोन पे 51,000 भेज दिए उन्होंने। और इसी तरह कृष्ण गोपाल जी सन ऑफ जेठुदास जी इन्हीं के रिश्तेदार हैं। तो हम गए तो जाते ही उन्होंने कहा कि आ जाओ, और जाते ही 51,000 दे दिए।
और राम नरेश जी मेला, गंगादास जी ने फ़ोन किया, मैं तो जानता ही नहीं, मिले हुए नहीं। बॉम्बे फ़ोन किया तो वो 31,000 कह रहे थे। फिर मैंने कहा 51,000, तो उन्होंने दूसरे दिन 51,000 का चेक दे दिया। और ओम प्रकाश कामदास पोसंगा, यहाँ ट्रांसपोर्ट की फैक्ट्री, कोई आया नहीं उनके शायद आज। तो गंगादास जी ने फ़ोन किया मेरे यहाँ से, तो कि कब आए चंदा लेने के, अभी आ जाओ। फिर हम गए जाते 1 लाख बोले थे, 51,000 दे दिए, 51,000 अब दे देंगे। तो इस तरह से हमारा चंदा आया। इन सब के प्रति बहुत ही मैं आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि बालिका छात्रावास का प्लॉट खरीदने में इन लोगों का योगदान नहीं होता तो हम खरीद नहीं पाते। और कुछ ये कृपा थी बालाजी महाराज की, वो तस्वीर कहाँ गई, धनाजी की, बालाजी महाराज की, इससे सारा काम होता गया। अब सवाल ये उठता है कि हमें तरह तरह के बातें भी सुननी पड़ती हैं। चंदा देने वाले कहते हैं वो तो सुनना ही पड़ेगा, क्या कहते हैं। तो किसी ने कहा प्लॉट छोटा है 30-60 का, तो हम भी घबराए थोड़े, ये बड़ा है, ये 2 प्लॉट है। तो जिसने ये नक्शा बनाया था, सिविल का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे मोहन राम जी चौधरी, उनसे मैंने पूछा फोन पे कि भाई ये छोटा क्या है, इस पर आप बनाओ ना, 3 मंजिल बनाओ। आजकल तो ऊंची बिल्डिंगें बनती है, ज़मीन तो है ही कहाँ बड़े शहरों में। तो उससे हमें थोड़ी राहत मिली। फिर क्या, कई संस्था चलती है, तो एक संस्था वालों ने व्हाट्सएप पे लिखते हैं, हमें जोधपुर से बालिका छात्रावास निर्माण से कोई ताल्लुक नहीं। तो हमने तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन मेरा जवाब ये है कि अंग्रेजी में शब्द होता है मिसोजिनिस्ट। आप लोगों को हिंदी बता दूंगा, आप जानते नहीं। मिसोजिनिस्ट का मतलब होता है नारी द्वेषी। कई लोगों को महिलाओं का और बालिकाओं का आगे बढ़ना सुहाता नहीं, ऐसा नेचर होता है अलग अलग। तो जो कहते हैं ताल्लुक नहीं है महिला छात्रावास से, उसको तो मैं इसी श्रेणी में रखता हूँ। अब सवाल ये उठता है कि महिलाओं की शिक्षा का क्या विशेष महत्व है। तो बालकों की तुलना में बालिका शिक्षा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बड़ा भारी महत्व है। इसमें भी मेरे कईयों से तर्क हुए। कुछ लोगों ने तो मुझे कहा कि आप ये उल्टा काम कर रहे हो, बालिकाओं के लिए हॉस्टल बना। तो मैंने कहा क्या उल्टा कर रहे हैं कि वो फिर बिगड़ जाती है और वो गृहस्थी भी ठीक से नहीं बसाती, और पढ़ी लिखी लड़की है वो घरों को ठीक से नहीं बसाती, ऐसा उसने कहा। और दूसरा बोले कि नौकरी लग गई फिर तो वो जरूर ही घर छोड़ के भाग जाएगी। ये रूढ़िवादी विचार है, लेकिन मेरे पे तो इनका कोई असर होना नहीं था। तो मैंने उनको कहा कि आपको नारी शिक्षा का महत्व पता नहीं है, आपको नहीं देते तो आप मत दो डोनेशन, यही बात है। हम तो इस अभियान में लगे हुए और हमने सोच विचार के काम चालू किया। जो महिला छात्रावास बनाने का काम है ना, हमने बिल्कुल सोच विचार के किया है और इस काम में हम आगे बढ़ते रहेंगे। इस संदर्भ में गांधी जी का कोटेशन याद करता हूँ। गांधी जी क्या कहते हैं सुन लो, कोई नया अच्छा काम चालू करोगे पहले लोग आपको नज़रअंदाज करेंगे, क्या है ऐसे ही, फिर वो आप पर हंसेंगे कि क्या कर रहा है ये, कुछ नहीं कर रहा, और फिर वे आपसे लड़ेंगे। तो ये लड़ाई वाली स्टेज से हम अब आ रहे हैं। और आगे गांधी जी कहते हैं कि बाद में जीत आपकी होगी और सफलता मिलेगी। तो हम लड़ाई वाली स्टेज से निकल गए आगे। अब हमें कोई खतरा नहीं है कि वो प्लॉट है तो निश्चित रूप से छात्रावास बनेगा। एक और बहुत बड़े इंग्लिश राइटर हुए ऑस्कर वाइल्ड, उन्होंने कहा इस दुनिया में ऐसा कोई नेक काम नहीं होता जो बिना आफत के संपन्न होता। आफत तो आएगी, मान के चलो, और आफत इंसान को मजबूत बनाती है। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ते रहते थे, करते रहते थे, तो हमारे ऊपर तो कोई असर होता नहीं था। और जिन लोगों ने कहा कि लड़कियों को पढ़ाना, अभी तो आपके सामने इतना बढ़िया एग्जाम्पल है, शी इज लेक्चरर और ये लाख रुपए ज़्यादा इनको तनख्वाह मिल रही है। तो ये पढ़ाई का ही तो फल है या और किसी चीज़ का है? पढ़ाई और साइंस की पढ़ाई मनुष्य को गरीबी और बीमारी से बाहर लाती है। गरीबी में जी रहा है पूरा परिवार,
एक पढ़ के लड़की या लड़का कोई लग गया तो वो गरीबी से तुरंत बाहर आ जाता है। और महिला शिक्षा तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने कुछ जगह पढ़ा है, एक तो ये कहते हैं कि समाज का अधिक तीव्र गति से विकास होता है यदि महिला शिक्षा ज़्यादा है तो। सहमत हो नहीं आप मेरे से? नहीं सहमत हो तो मैं बताता हूँ कि केरल में एजुकेशन बहुत है और विदेशों में भी जहाँ विमेन एजुकेशन ज़्यादा है, ये आंकड़े हैं मेरे पास, वहाँ उन देशों की और उन राज्यों की अधिक तीव्र गति से प्रोग्रेस हुई, इकोनॉमिक प्रोग्रेस। तो पहला तो ये कि समाज का अधिक तीव्र गति से विकास होता है। और दूसरा, महिला, मैं लड़कियों को पढ़ाता था यहाँ यूनिवर्सिटी में, प्रोफेसर था, तो यहाँ एक KN कॉलेज है, कमला नेहरू कॉलेज गर्ल्स कॉलेज है, वहाँ कई लड़कियाँ पढ़ती भी है वो। तो वहाँ मैं पढ़ाता था, तो उन लड़कियों में कहता था तुम शोषण से बचना है तो सिर्फ एक ही रास्ता है, आत्मनिर्भर हो जा रहा। आत्मनिर्भर कौन बनाएगा? शिक्षा। आत्मनिर्भर होगी तो उसके बड़े फायदे होते हैं कि वो शोषण मुक्त हो जाती है, महिलाएं आत्मनिर्भर हो जाती है, जिससे वो शोषण, उनका शोषण नहीं कर सकते। बेचारे के पास कोई चारा नहीं होगा तो आप कैसे डांटो, फटकारो, मारो, पीटो, उसको नहीं छेड़ सकते। यदि वो नौकरी लगी हुई है और अच्छा काम, पढ़ी लिखी है, तो उसको हम मर्जी है वैसे उसका शोषण नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ा फायदा है कि शिक्षा के माध्यम से बालिकाएं शोषण से मुक्त हो जाती हैं, उनको कोई दबा नहीं सकता। और पता है कि तो बात कह रहा है ना, तो ये समझती है कि ये गलत बात है या सही बात है। तो शोषण से मुक्ति होती है शिक्षा के माध्यम से, और उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा में भारी वृद्धि होती है। समाज है ना, नौकरी लगने के बाद वो 50 औरतों बैठी है तो उसकी वैल्यू अलग ही होगी, प्रतिष्ठा उसकी ज़्यादा होगी, क्यों? पढ़ी लिखी। और सामाजिक समानता में वृद्धि होती है। जो नारी को हमारा पुरुष प्रधान समाज थोड़ा इन्फीरियर मानता है, नीचा मानता है अपने से, तो उसकी प्रतिष्ठा एकदम बढ़ जाएगी। अरे और तो क्या बात करूं, नरेगा में जो औरतें काम करके आती है उनके घर में चलती है। तो जो नरेगा के एक फायदे मैं ये भी बताता हूँ कि वुमेन एम्पावरमेंट, औरतों को मिलता पैसा अब खाते में और जाने लग गया, तो उनको फिर वो पतिदेव है ना, वो मर्जी है वैसे डांट फटकार नहीं कर सकते, उनको हाथ फैलाना पड़ता है। तो सामाजिक प्रतिष्ठा में भारी वृद्धि होती है, सामाजिक समानता में वृद्धि होती है, महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा में वृद्धि। सामाजिक सुरक्षा इकोनॉमिक टर्म है, इसका मतलब होता है सामाजिक तो ऐसे लगता है इकोनॉमिक सिक्योरिटी, आर्थिक सुरक्षा। सामाजिक सुरक्षा का मतलब होता है आर्थिक सुरक्षा। तो जब आर्थिक रूप से वो आत्मनिर्भर है तो उसकी पूरी सुरक्षा है। जनसंख्या नियंत्रण में अहम भूमिका निभाती है औरतें। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि महिला सशक्तिकरण शिक्षा के माध्यम से ही संभव है। बातें करते रहो महिला सशक्तिकरण से, वो नहीं होगी सशक्त जब तक आप शिक्षा नहीं दोगे। इन बच्चियों को तो मैं विशेष रूप से सुनाना चाहता हूँ, पढ़ो खूब जोरदार। किसी भी समाज के सर्वांगीण चौतरफा सब तरह से विकास के लिए विकास में महिलाओं की अहम भूमिका होती है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। महिला परिवार की धुरी होती है और महिलाएं जहाँ अपने बच्चों को सुशिक्षित व संस्कारित करती है, वहीं सामाजिक कार्य में सक्रिय भागीदारी निभाकर देश के विकास में योगदान देती है पढ़ी लिखी महिलाएं। तो इसलिए पढ़ी लिखी लड़की को नौकरी मिल जाती है तो वो न केवल उसका विकास होता है, उसके परिवार का भी विकास होता है और पूरे देश का विकास होता है पढ़ी लिखी महिलाएं होने से। और महिला परिवार की धुरी होती है, परिवार में तो सब कुछ महिला ही संभालती है, तो उसके एजुकेशन से इट स्प्रेड्स रे ऑफ सनशाइन। वैसे तो रे ऑफ सनशाइन में आप सोच रहे होंगे सूर्य किरण, लेकिन रे ऑफ सनशाइन मुहावरा है। इसका अर्थ होता है कि हमारे जीवन को ज़्यादा ब्राइट और ज़्यादा चीयरफुल, ज़्यादा खुश बनाती हो।
और हर एजुकेशन स्प्रेड्स ए रे ऑफ लाइट इन द एंटायर फैमिली। तो ये महिला शिक्षा का महत्व है जो मैंने संक्षेप में आपको बताई है। और कुछ बातें हैं कि जब ये छात्रावास बनाने का हमने सोचा तो उस समय कुछ वैचारिक विरोध भी हुआ। वैचारिक विरोध में एक तो ये वो बता ही दिया मैंने कि हमारे वो दानवीर भी कह रहे हैं कि ज़्यादा पढ़ाई हुई लड़की ठीक नहीं है। अब दूर तो क्या जाऊँ, मेरे एक रिश्तेदार ही है चंडीगढ़ में, वो अब रहे नहीं। उन्होंने मेरे कहा कि 2 लड़कियां थीं कि मैं तो इनको कॉलेज में नहीं भेजूँगा। तो मैंने कहा क्यों? वो थोड़ा फॉरवर्ड एरिया भी है, वहाँ फैशन में भी रहती है लड़कियाँ, सब कुछ होता। तो कि मैं तो नहीं भेजूँगा। मैंने कहा क्यों नहीं भेजोगे? कि लड़कियाँ बिगड़ जाती हैं कॉलेज में जाने से। और फिर आपको आश्चर्य होगा कि जब मेरी बेटी उस घर में गई तो वो तो MA फर्स्ट क्लास थी, तो उन्होंने फिर दोनों बेटियों को BA MA करवाया। आदमी का दिमाग बदलता रहता है, वो देखता है ना अच्छा काम है फिर उसको फॉलो भी करते हैं। तो लोग मेरे कहते हैं बिगड़ जाएगी, तो मैं तो बिगड़ जाने का उनका क्या मतलब है कि वो स्वतंत्र हो जाती है। और मैं कह रहा हूँ हम उसको स्वतंत्र करने के लिए तो कर रहे हैं ये सारा, हम परतंत्र गुलाम रखने के लिए नहीं कर रहे हैं। तो लोगों को ये तो वहम रहता है कि पढ़ी लिखी वो हमारे परिवार के काबू में नहीं रहेगी। काबू में रहती है, लेकिन फिर आप या तो उसको राजी करके रखो। और एक तो ये वैचारिक संघर्ष किया हमने लोगों से, जिन्होंने ऐसी बातें की उनको समझाया हमने कि ऐसी बात है नहीं। ऐसी कोई मैंने आज तक रिसर्च नहीं पढ़ी है कि पढ़ी लिखी महिला किसी भी क्षेत्र में अनपढ़ से कमज़ोर, किसी भी क्षेत्र में, चाहे परिवार बसाने में, चाहे घर का काम करने में, हर काम में पढ़ी लिखी सुपीरियर होती है अनपढ़ की तुलना में, ऐसा मेरा विचार है। और एक हमारा इनसे भी थोड़ा विचार मिलता नहीं कि 5,000 चंदा देने वाला और 5 लाख देने वाला बराबर है। मैंने कहा भाई यहाँ मैं एग्री नहीं होता, मेरे लिए तो 5 लाख वाला है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 5,000 वाला नहीं। तो ये हमारे विचारों की भिन्नता है, इनकी सोच अलग हो सकती है, मेरी अलग हो सकती है। और कुल मिलाकर मैं कहना चाहता हूँ कि महिलाओं के लिए शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है, इसको इस बढ़ा चढ़ा कर कहना अति मुश्किल है। जितना कहो उतना कम है, उसकी जितनी प्रशंसा करो पढ़ाई की उतनी कम है। इसलिए हमने ये सारा काम किया। अब एक बात रहेगी बाकी कि एक तो ये रिपोर्ट करने के लिए हमने प्लॉट ले लिया और काम कर लिया, इस सब के लिए मैंने किया। दूसरा ये मीटिंग बुलाने का ये था कि पिछली मीटिंग में गलती से हमारे अकाउंट्स दिए हुए थे, तैयार थे, जो आज ये पड़े हैं गंगादास जी सामने टेबल पे, लेकिन प्रेजेंट नहीं हुए। इसलिए अभी वो CA वाले ही बैठे हैं जिन्होंने तैयार किए, ये अभी पढ़ देंगे, आप सब इसको अनुमोदित करें, ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और एक काम जो आज हमने करने की सोच रहे हैं वो ये है कि एक यहाँ और संस्था है, उस संस्था का नाम है श्री धन्नावसी स्वामी समाज जोधपुर, पूरे राजस्थान लेवल की संस्था है। तो इस संस्था को हम वापस जिंदा करना चाहते हैं। धन्नावसी स्वामी समाज राजस्थान जोधपुर, ये तो छात्रावास संस्था अलग है, शिक्षण और छात्रावास संस्था ही। इसका तो रजिस्ट्रेशन हमने 1993 के आसपास कराया था। और एक है श्री धन्नावसी स्वामी समाज राजस्थान जोधपुर, इसका ये संस्था है सबसे पहले जोधपुर में ही बनी थी और ये इसका रजिस्ट्रेशन 1976-77 में हुआ था, बहुत टाइम पुरानी संस्था है। ये संस्था क्या होता है कि संस्था तो हर एक आदमी बना लेता है। अभी 200 संस्थाएं स्वामियों की बनी है, मैंने तो व्हाट्सएप पे देखा तब पता चलता है, लेकिन उसको जिंदा रखना चलाना हर एक बुते की बात नहीं है। ये संस्था जिंदा है, चल रही है और अब इसको वापस हमने बहुत ज़्यादा अच्छी तरह चल रही थी। पहले विद्यार्थी 50-60 विद्यार्थी यहाँ पढ़ के नौकरी लग चुके हैं 1998 के बाद, तो चल रही थी। लेकिन अब जो अपडेट कर दिया ना सब मामला, तो आगे बढ़ा, ऊपर की मंजिल बन गई, उधर बालिकाओं के छात्रावास की ज़मीन ली गई। तो ये संस्था
इतनी संस्था जयपुर में भी, बीकानेर में सबसे एक्टिव संस्था ये छात्रावास वाली है। छात्रावास की संस्था है, इसमें तो मुख्य काम है चंदा लाना। जो चंदा लाने के इच्छुक है उनको हम इन्वाइट करते आ जाओ हमारे साथ लेकिन फिर वो नहीं आते। और बाकी ये जो पुरानी संस्था है ये समाज के लिए, कौन सी समाज के लिए तो हम भी है, लेकिन शिक्षा का है इसमें ज़्यादा। लेकिन ये धनावसी स्वामी समाज संस्था राजस्थान वाली है, ये पूरे समाज के लिए है। और इसका चुनाव तो पता नहीं कब हुआ कब नहीं हुआ। कोऑपरेटिव में गए तो ये बनी उस टाइम का 76 वाली लिस्ट है उनके पास, आगे है ही नहीं। हुए होंगे चुनाव लेकिन लिस्टें भेजते नहीं है। काम कौन करे? हमारे यहाँ सबसे बड़ी कमी है कार्यकर्ता नहीं है। इस संस्था में अभी है एक्टिव कार्यकर्ता, तो हम इसका भी काम कर देंगे ये चाहते हैं। तो ये समाज की सबसे पुरानी पंजीकृत संस्था है। इसके दो आपको महत्वपूर्ण उपयोग बताता हूँ। नागौर में छात्रावास के लिए भूमि ली, तो देवराम जी स्वामी बाकलिया वाले उस टाइम वहाँ ट्रेजरी ऑफिसर थे, तो कलेक्टर से बात की, उसी के ऑफिस में थे। तो कलेक्टर ने सब वहाँ कर दी। हाँ करे तो अब ऐसे भूमि अलॉट कर नहीं सकता, वो गए कोई रजिस्टर्ड संस्था का लो, उसके नाम से हो गया लो। तो फिर उन्होंने, मैं लक्ष्मी नारायण जी थे, हमें कहा, देवराम जी के दोस्त भी थे उस समय ये लक्ष्मी नारायण जी देवराम जी। तो हमने बद्रीदास जी बोलिया हमारे अध्यक्ष थे इस संस्था के, उनको कहा, तो इनके पिताजी ये बैठे लक्ष्मण जी, बहन जी बद्रीदास जी। तो हमने बद्रीदास जी से 5-6 खाली कागजों पे दस्तखत करवा के और देवराम जी को पहुंचाए। और जो है वो दिए उन्होंने कागज, वहाँ तुरंत भूमि अलॉट हो गई। 5 बीघा करीब भूमि यहाँ नागौर में, जिसमें आज छात्रावास बना हुआ और चल रहा है। बाद में वो दिगर बात है कि उनको लोगों ने कहा कि ये तो जोधपुर वाला नाम है, नाम किसी का नहीं है, तो समाज की भूमि है। फिर उन्होंने कुछ और नाम रख लिया उसको, लेकिन वो भूमि इस संस्था के नाम से अलॉट हुई, जोधपुर वाली संस्था के नाम से, धनावसी स्वामी समाज। इसी तरह से मंगलपुरा स्कूल का केस चला था। मंगलपुरा में एक स्वामी की स्कूल है मेन रोड पे, ये अखिल जी वगैरह डीडवाना रहते जानते, तो उसको मालियों ने कब्जा कर लिया। फिर कोर्ट में केस चला, तो वहाँ एक मुरलीधर लीलाधर जी वैष्णव मजिस्ट्रेट थे। उन्होंने कहा भाई तुम कोई टाइटल तो दिखाओ, तुम्हारे नाम जमीनें बताओ कुछ। तो लक्ष्मी नारायण जी कानून के जानकार थे, APP रहे हुए थे, DSP रहे हुए थे। तो उन्होंने हमारा ये संविधान है ना, इसमें लिखवाया था कि इसकी अचल संपत्ति कौन कौन सी है। उसमें लिखा हुआ था मंगलपुरा स्कूल, वो यहाँ एक बहुत अच्छे महत्व है, गणेश दास जी, शहर में मंदिर है बहुत बड़ा, महल टाइप मंदिर था। गणेश दास जी महंत है, उन्होंने कितने ही तो स्वामी लड़कों को अपने पास रख के पढ़ाया और उन्होंने वो मंगलपुरा स्कूल बनवाई थी। तो गणेश दास जी की बनाई वो तो मालियों ने कब्जा कर लिया। तो मजिस्ट्रेट ने कहा भाई टाइटल लाओ, जिसके नाम का है उसी को देंगे। फिर ये संविधान लेके बद्रीदास जी गोलिया गए, उस पर आज भी मोहर लगी हुई है कोर्ट की, और उसने फैसला हमारे पक्ष में दिया। इस कारण से, इस संस्था के कारण आज मंगलपुरा स्कूल है वो धनावसी स्वामी की स्कूल है, मेन रोड पे अच्छी। दूसरा क्या है कि मुझे अच्छी तरह याद आ रहा है, आजकल ये बहुत ज़्यादा चल रहा है कि धनाजी बोलकर अपने उस पे DP पे धनाजी की फ़ोटो लगाओ, वो लगाओ। DP पे धनाजी की फ़ोटो लगाने तो मैं पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि पता नहीं चलेगा आपको किसका है वो नंबर। तो इसलिए DP में मेरा भी हुआ है, ये आपका भिन्न हो सकता है। अपनी फ़ोटो लगानी चाहिए ताकि देखते पता चल जाए ये उसका फ़ोन नंबर है। लेकिन धनाजी के प्रति हमारी बड़ी भारी आस्था बहुत समय पहले से रही। मुझे याद है कि यहाँ 10 बार तो धन्ना जयंती में मैंने बैठ के और भक्तमाल से धन्ना जी के चरित्र के बारे में आप जैसे सज्जनों को सुनाया है पढ़ के। तो यहाँ धन्ना जयंती प्राय मनाई जाती थी और वो संस्थाएं मनाती थी, हम तो सुविधा दे देते थे, बैठने की सुविधा, चाय पानी की यहाँ। तो इसको इसलिए भी जीवित करना जरूरी है। किसी भी समाज की प्रोग्रेस तब तक नहीं हो सकती जब तक उसके समाज के लोग आपस में बैठे नहीं, बातचीत नहीं करें, डिस्कशन नहीं करें। विचार भिन्नता हो सकती है, लेकिन डिस्कशन करो तो नई बात सामने आएगी। इसलिए वो मीटिंगें भी बंद होगी, क्योंकि ये संस्था मृत प्राय है। अभी इस संस्था का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। हमें तो जोर आ रहा है कि इसका संविधान ही वो करे नहीं। हमारे पास तो है, एक कॉपी पुरानी मिल गई, लेकिन
इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये संस्था है ये जिंदा हो, जिससे हम समाज वाले समय समय पर मिलते रहें, धरना जयंती वगैरह मनाते रहो। और इसका तो प्रूफ है कि इस संस्था को तो ज़मीन अलॉट हो सकती है, इसलिए आप ज़मीन के लिए भी अप्लाई करो, तो हम कोशिश कर सकते हैं समाज को ज़मीन अलॉट कराने की। जल्दी करो तो ठीक है। पहले मैंने इनको आते ही कहा कि ज़मीन के लिए अलॉट करो, तो ये बोले नहीं तो कोऑपरेटिव में रिकॉर्ड, ऐसे नहीं होता। उसमें 3 साल के अकाउंट्स, रजिस्ट्रेशन वगैरह सब अप टू डेट होना चाहिए। तो उद्देश्य ये है कि उस संस्था को अप टू डेट करें, फिर उसके माध्यम से कुछ फ़ायदा उठाएं। अंत में मैं ये बताना चाहूँगा कि आज के भोज की जो व्यय और व्यवस्था है वो हमारे मामा से ये बैठे त्रिलोक जी वैष्णव, त्रिलोक जी उनकी नमस्ते करना, नमस्ते। आज की सारी व्यवस्था इन्होंने की और इतना सहज की कि कार्यकारिणी में हम बैठे थे। तीन लोग एक और पेड़ था। अच्छा कहना होते हैं कहना आज माला से लोग तो इनका तभी संभव हो पाए। तो ऐसे ऐसे मामा से हमारे पास है कि हमने मीटिंग में एक बार ही कहा कि भाई मीटिंग करनी और समाज के लोगों को भोजन करवाना पड़ता। तो मैंने इनको डराने के लिए कहा कि हम सह परिवार बुलाएंगे सबको, तो ये बोले मर्जी को बुलाओगे। तो आज इनके कारण से ये सभा हो रही है और सब लोग आप इकट्ठे हुए। और संस्था के अध्यक्ष ने बहुत काम किया हमारे प्लॉट लेने में। प्लॉट लिया तब तक बहुत बढ़िया हमारी वो थी स्पीड, उसके बाद थोड़ी टूट गई। तो इन्होंने न केवल खुद 2 लाख चंदा दिया, बल्कि रोज ही कुशल दे आते थे कि उसने लाख के यहाँ पर दी, उसने 50,000 की। तो इन्होंने बहुत काम किया, चंदा भी इकट्ठा कराया, जयनारायण दिन किया। अखिलेश जी हमारे मंत्री है। हमारे यहाँ ऐसा संविधान बना हुआ है कि अध्यक्ष के बाद सबसे पावरफुल मंत्री होता है। तो वो वकील है ये सारे, मैडम वो अखिलेश जी वकील है, इनके फादर प्रोफेसर थे डीडोना में। तो इन्होंने वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही गंगादास जी की। सारा ये किया, रजिस्ट्री कराई, वो की, कागज देखने और देखने, सब काम इन्होंने किया। वकील हैं इनको सब चीज़ों का ध्यान था। चंदा भी इकट्ठा किया, प्लाट की रजिस्ट्री फ्री में करवाई। इसलिए इनके प्रति भी मैं समाज और कार्यकारिणी सबका आभार व्यक्त करना चाहते हैं। बस इसी के साथ मैं समाप्त इसलिए कर रहा हूँ, टाइम थोड़ा ज़्यादा ही ले लिया, लेकिन इसलिए कि अभी हमारे वो अकाउंट पास करवाने हैं आपसे, इसलिए वो सीए बैठे हैं हमारे, वो अकाउंट पेश करेंगे, वो आप देख लो और उसके बाद फिर आगे एजेंडा में लिखेंगे। थैंक यू। जी ने है अपने ATG का 12A का पूरा छाड़ा था और ऐसे पेचीदगी काम थी जो यंग की वो पैन कार्ड भी अपना नहीं बन रहा था, उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और ये तैयार किया। तो इसमें अपने डिटेल से आपको जो मेन हेड होता है ये बता दें वो डिटेल अकाउंट। मैं पिछले साल जो फाइनेंशियल ईयर था 2021-22 उसका समरी फॉर्म में पेश कर रहा हूँ, क्योंकि उसका इनेक्सर डॉक्यूमेंट है अध्यक्ष साहब के पास में, तो कोई देखने की इच्छुक हो तो उसमें देख लें। और समरी फॉर्म में पहले जो 1/4/2021 को अपने कैश बैलेंस था 2,946 रुपये और अपने बैंक बैलेंस था 97,354 रुपये। फिर पूरा अपने डोनेशन रिसीव्ड हुआ वो था 39,85,800 रुपये, जिसमें से कैश था 13,96,300 और बैंक में आया था 25,89,500 रुपये। और उसके अलावा सेविंग बैंक का इंटरेस्ट था वो था 29,396 रुपये और अब रद्दी पुरानी पड़ी थी उसको बेचा तो उसका था 17,200 रुपये। तो टोटल जो अपने पास फंड था पिछले साल में आया था वो था 41,32,696 रुपये। फिर हॉस्टल जो फर्स्ट फ्लोर के निर्माण में जो खर्चा हुआ उसमें लेबर एक्सपेंसेस थे, जिसमें सुपरविजन और तराई का था पहला, तो उसमें उसके थे 83,000 रुपये। फिर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जो कॉन्ट्रैक्टर को अपने जो दिया था पेमेंट वो था 13,08,76 रुपये। और
फिर बिल्डिंग मटेरियल जो परचेज हुआ उसका था 13,68,460 रुपये। इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग हुई और उसका जो लेबर एक्सपेंसेस था वो था 19,000 रुपये। फिर जो गाड़ी भाड़ा आया, सामान आया, उसके लिए जो गाड़ी भाड़ा था वो था 10,700 रुपये। फिर लोहे का जो भी कार्य हुआ उसके लिए 2,21,022 रुपये। फिर सैनिटरी का एक्सपेंसेस जो भी हुआ वो था 62,000 रुपये। फिर आरसीसी हुई उस दिन, और जो बोरियां लाई गई उसके 700 रुपये। और जो कंस्ट्रक्शन में जो पार्टियां घोड़े जो भी आते हैं उनका एक्सपेंसेस था 2,640 रुपये। फिर एग्रीमेंट बना कॉन्ट्रैक्टर के साथ में, उसके 1,000 रुपये लगे। और कलर का और उसके लेबर का एक्सपेंसेस हुआ 1,17,000 रुपये। और जिस दिन आरसीसी डाली गई उस दिन जो मिठाई लाई उसके 870 रुपये और आरसीसी डिजाइन के 5100 रुपये। तो ये टोटल मिला के हुए थे 31,92,368 रुपये। उसके अलावा फिर अपने सोलर का पिछले साल जो एडवांस रुपए दिए थे उनको वो थे 4.5 लाख रुपए। बाकी पेमेंट इस साल में हुआ वो। यहाँ सोलर सिस्टम है इसके ऊपर, इसलिए बिजली का खर्चा नहीं आएगा। पहले लड़के बिजली चोरियाँ करते थे, अब आवश्यकता नहीं है उसकी। फिर चेयर लाए, चेयर का एक्सपेंसेस 13,000 रुपये। फर्नीचर जो कुर्सियाँ टेबल जो भी लाए उनका 15,100 रुपये। और लॉक 400 रुपये। और एक जो पानी की मोटर है उसका 8,750 रुपये। और अपने बिजली बोर्ड में जो डिपॉजिट हुआ वो था 7,850 रुपये। फिर बैंक चार्जेस 425 रुपये लगे। और सफाई के खर्चे 2,040 रुपये। इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया उस टाइम पीरियड में वो 10,019 रुपये का। और जो सेरेमनी हुई अपने 26 जनवरी का प्रोग्राम था पिछले साल जो, उसमें 2,770 रुपये लगे। और लीगल फीस जिसमें डीएससी बना इनकम टैक्स का रिटर्न था उसका एक्सपेंसेस था 32 रुपये। और एक पानी का बिल आया जो उस टाइम पीरियड में वो था 5,983 रुपये। तो टोटल एक्सपेंसेस ये जो छोटे एक्सपेंसेस थे वो थे 24,427 रुपये का, जो अपन रेवेन्यू एक्सपेंसेस जिनको बोलते हैं वो थे। तो साल के एंड में फिर अपने पास जो फंड बचा वो 4,20,801 रुपये बचा, जिसमें से कैश था 37,328 रुपये और बैंक बैलेंस था 3,83,473 रुपये। ये था पिछले साल का। और इस साल में ये ऑडिटेड है क्या? हाँ, ऑडिटेड है। ऑडिट हो चुकी है इसका काम। अनुमोदित है? अनुमोदित है। आपने बहुत अच्छा है कि अब ये देख लो कि बोरी तक का खर्चा भी अपन ने इसमें लिया है। मतलब एक भी चीजों कोई कहीं पे भी लीकेज का सवाल नहीं है। लास्ट में इन्होंने अभी बात खत्म की 4,20,801 का, वो क्लोजिंग बैलेंस था 31/3/2022 का। उसके बाद में इस साल अपने को जो चंदा राशि प्राप्त हुई 39,06,000। वो प्लॉट ऐसा अभी साहब ने अभी आपको डिटेल में बताई थी ना, उसका डिस्ट्रीब्यूशन है। और कुछ क्रेडिट अमाउंट लिया गया, कुछ वो रजिस्ट्री के टाइम पे चार्ज है वो 95,500 का। अभी 95,000 उधार है। उधार है। छात्रा से। तो 44,22,301 रुपए का कुल खर्चा हुआ है। ये आज तक आपने का पूरा अभी वर्तमान स्थिति का है। इसमें सारे है, जैसे प्लॉट के 40 लाख है, रजिस्ट्रेशन का 1,16,548 है, कुछ नीचे 2 अलमीरा के गेट लगवाए थे, ये मोटा मोटा पढ़ो ना कितना है, ऊपर का तो पढ़ लो। ये वाटर कनेक्शन लिया था 2595 का है। फ्लश का अभी एक मैं आपको बताऊं कि इन्होंने अभी खर्चा बहुत बताया था। नीचे पूरे के हमने लिपि करवाई, पुराना पूरा प्लास्टर हटवाया और सारी लाइनें चेंज करवाई। ऐसी हालत क्योंकि 22-23 साल हो गए थे इसको। आप उनकी तो तरफ बढ़िया, पढ़ो। उसमें कोई मतलब संशय वो उनकी नहीं। तरफ हाँ, पढ़ो। और नया जो एलपीजी स्टोव है 3570, वाटर बिल 2723, हाँ, वो दिख रहा है। और जो अखबारों में निकलवाया था, जो चुनाव करवाए थे ना, उसके 945। और कॉन्ट्रैक्टर को बहुत बढ़िया काम किया था, उसके पारितोषिक रूप में साहब ने कहा 5100 रुपए उसको दिए थे। इनाम दिया था। हाँ, और अभी 4 लाख सोलर के 4.5 लाख पहले दे दिए, 25,000 पेंडिंग था, वो इस साल पेमेंट हो गया। ऑडिट फीस 12 है की, और एटीजी का 15,000, और कोऑपरेटिव के जो रजिस्ट्रेशन कराया था उसका 3,000 रुपये, क्योंकि दुनिया भर के उसमें बैंक बैलेंस लास्ट में कैश इन हैंड 8,900, यूँ करके 44,22,300 अनुमोदित है। अब अपने नेक्स्ट एजेंडा जो पार्ट है उसमें यह है कि
चुनाव कराने का। अब मैडम बोलो, टाइम ही है, टाइम क्या है, ये तो सालों। आप थोड़ा तो बोलो। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम डॉक्टर प्रियंका स्वामी है, मैं रावतसर हनुमानगढ़ से बिलोंग करती हूँ। सर ने पहले भी काफ़ी बार बोला मुझे आने के लिए, मैं नहीं आ पाई, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ मैं। भाई की शादी है फरवरी में, तो उसकी तैयारियां चल रही है, तो जैसे ही वीकेंड में छुट्टी होती है तो मैं घर चली जाती हूँ यहाँ से, तो आना संभव नहीं हो पा रहा था। तो महात्मा गांधी को सर ने कोट किया काफ़ी बार, तो महात्मा गांधी की एक बात मैं भी कोट करना चाहती हूँ कि महात्मा गांधी ने कहा था कि आप जब भी जीवन में कोई निर्णय लें किसी पद पर होकर, तो देश के सबसे गरीब आदमी को अपनी नज़र में रखें। तो मेरा आप सबसे यही अनुरोध है कि शायद इस सदन में या इस सभा में आप जितने लोग बैठे हैं, हम सभी या हमारे बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा अफोर्ड कर सकते हैं, रहने की व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन हमारे समाज के बहुत सारे लोग गांव में आपको मिलेंगे जो सिर्फ पैसे के अभाव में अपने ये बच्चों को उनके पढ़ाने लिए नहीं है, भेजते हैं। उनके लिए ही है, हाँ जी, पिछड़े और वंचित हाँ के जी, लिए। हाँ जी। तो रिक्वेस्ट ये है सर कि हॉस्टल यहाँ पे है, लेकिन ये हम लोगों की जिम्मेदारी है कि इसका प्रचार हम गांव तक करें कि यहाँ हॉस्टल है। अभी मैं नहीं मानती कि मेरे गांव में जो लड़कियां होंगी समाज की उन्हें पता होगा, क्योंकि मैं भी कोई बहुत समृद्ध परिवार से नहीं बिलोंग करती थी। मैंने अपना पूरा पढ़ाई बीएससी एग्रीकल्चर किया था स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैंने जेआरएफ फेलो के रूप में एमएससी किया था अपना चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से। फिर सीनियर रिसर्च फेलो के रूप में मैंने पीएचडी किया अपना जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी पंतनगर उत्तराखंड से। और 2015 में सर मैंने बैंक ज्वाइन कर लिया था एज एन असिस्टेंट मैनेजर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एलनाबाद। लेकिन पिताजी का मानस था मेरा पढ़ाई में इंटरेस्ट देखते हुए कि मैंने बोला उन्हें एक बार कि पापा मैं और पढ़ना चाहती हूँ, ये बैंक की जॉब मुझे सूट नहीं करती है। लेकिन वो जो फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद हम इतनी देर से जिसकी चर्चा कर रहे हैं, वो सबसे बड़ा मुद्दा मेरे लिए उस समय वही था कि अगर मैं जॉब छोड़ दूंगी तो मैं कैसे पढ़ाई करूंगी। छोटे बहन भाई भी थे पीछे 3, लेकिन थोड़ा सा उनका साहस था कि मैंने पीएचडी के लिए अप्लाई किया, सिलेक्शन हुआ और मैंने अपना पीएचडी किया। उसके बाद मैंने कृषि विज्ञान केंद्र सिरोही में सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट के रूप में काम किया था सर 1 ईयर। उसके बाद 1 ईयर मैंने कृषि विज्ञान केंद्र चित्तौड़गढ़ में किया था। देन आफ्टर कंप्लीटिंग माय पीएचडी आई हैव जॉइंड हियर। तो तो रिक्वेस्ट ये है सर कि हॉस्टल हम लोगों ने शुरू कर दिया है, जिसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। बहुत सारे प्रयास आप लोगों ने इसके लिए किए। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ उन बालिकाओं को या उन छात्राओं को जिनको इस हॉस्टल की ज़रूरत है, उनको हम यहाँ तक पहुँचाएँ। जोधपुर हब है एजुकेशन का, चाहे किसी को राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की प्रिपरेशन करनी हो या फिर और कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करनी हो, तो अगर उन बालिकाओं को हम यहाँ का रास्ता दिखाएंगे तो निश्चित ही समाज से बहुत सारी प्रतिभाएं निकल कर सामने आएंगी। जैसा कि आपको सबको विदित है कि वर्तमान समय में कितने ही लोग जिला कलेक्टर हैं हमारे यहाँ से, कितने साइंटिस्ट हैं। मैं अपने फील्ड में देखती हूँ सर, बहुत सारे लोगों को असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, टीचर्स हैं। तो हमें ज़रूरत है कि हम ऐसी प्रतिभाओं को और निकाल कर लेके आएँ और उन्हें आगे का रास्ता दिखाएँ। और एक और चीज़ सर ऐड कर सकते हैं इसमें, जब भी सम्मेलन हो तो हम जो भी प्रतिभाएं समाज से निकली हैं उनको बुलाएं ताकि वो हमें और गाइड कर सकें आगे के लिए। तो इसी के साथ ही आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ बुलाया आज। थैंक यू सर। बंधुओं और बहनों, बच्चियों, सबको नमस्कार, राम राम, जय श्री राम। जहाँ तक शिक्षा का सवाल है, जो प्रयास चल रहा है हमारे जोधपुर से, नागौर से, बीकानेर से, अब थोड़ा सा जयपुर में भी उसका रुझान शुरू हुआ है। बाकी वो अभी थोड़ा बहुत लेट पीछे है। तो जो बच्चों की शिक्षा का सवाल था, ये प्रथम बार जोधपुर में स्टार्ट हुआ। प्रयास नागौर में भी बिल्कुल प्रयासरत है, पर नागौर वाले देखते हैं कि ज़मीन गवर्नमेंट से मिल जाए, उसके लिए प्रयासरत है। जो छात्रावास है उसके पास में भी एक जगह पड़ी हुई है, तो उसमें जाट भी डोरे डाल रहे हैं, अपने वाले भी प्रयास कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि वो अपने को काफ़ी हद तक 95% उम्मीद है कि वो अपने को मिल जाए। तो वहाँ भी बालिका छात्रावास के लिए काम शुरू हो जाएगा। अब रही बात शिक्षा, तो आज के ज़माने के अंदर हर गांव, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर शिक्षा का केंद्र है।
BA BSc तक की पढ़ाई तो गांव में हो जाती है। अब उसके बाद में ज़्यादा जरूरत पड़ती है कोचिंग। बच्चे हैं वो आगे अपनी सर्विस के लिए कोचिंग की ट्राई के लिए वो शहरों में जाते हैं। और जोधपुर आज जो है शिक्षा का हर क्षेत्र में हब बना हुआ है। तो पर्टिकुलरली पूरे राजस्थान से, जयपुर एरिया को छोड़ के पूरे राजस्थान से जोधपुर, बीकानेर और जयपुर 3 ही जगह हैं, या कोटा, बच्चे वहाँ जाते हैं। तो उनको संरक्षण और रहवास के लिए सुविधा के लिए ये सारा प्रयास चल रहा है और उसमें हम धीरे धीरे कामयाब भी हो रहे हैं। और आज के ज़माने में बच्चों से बच्चे आगे हर क्षेत्र में, पढ़ाई में ले लो, नौकरी में ले लो, शालीनता में ले लो, बच्चों से बच्चे आगे। बच्चे पिछड़ रहे हैं, बच्चे आगे निकल गए, तो ये बड़ी खुशी की बात है। उसका उदाहरण आपके सामने है। और ऐसी इन 5 साल के अंदर अच्छी बच्चे हैं, अच्छी पोस्टों में सिलेक्ट हुआ है उनका। बच्चों का भी हुआ, पर धन्यवाद बच्चियों का है कि उन्होंने मतलब सीमित, जैसे भाई ने बताया, लखपति, करोड़पति, अरबपति वाले अपने समाज में बहुत कम हैं। उनमें से जो बच्चे और बच्चियां आगे बढ़ रही है, आज हर माँ बाप का, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, अपने बच्ची को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। दुख सुख पाके भी, कर्ज लेके भी बच्चों को पढ़ाने का प्रयास हो रहा है आज के ज़माने में। पिछले 10 साल से ये मतलब एक, मेरे परिवार के अंदर एक बच्ची लगी तो मेरे काके वाला बच्ची है, वो भी उस स्पर्धा में लगेंगे, यार वो खिलाना लगेगा या खिलानी लगेगी, तो उससे भी बहुत फर्क पड़ा और उसका रिजल्ट मिल रहा है। अगर ऐसी परिस्थिति है तो मैं कोई बात नहीं, आपके समान है। हमें दूसरे जो अपने यहाँ पे सरवण जी, जो लक्ष्मीनारायण जी के बहुत घनिष्ठ मित्रों में भी थे, हमेशा साथ देते समाज में भावना। तो सरवण जी, आपका नाम प्रसार, आपका पूरा काम कर देंगे, चिंता मत करो। गंगादास जी से ज्यादा सहयोग मिलेगा आपको, बिल्कुल आपको। लो आओ, मैं निवेदन करूंगा साहब, मैं इन संस्था में अध्यक्ष हूँ। काम करने वाले ज्यादा आप आ जाओ, अजय उठो धीरे धीरे। ये काम आपने गलत किया, वो नहीं किया, वो किया, तो हम वो गलत काम करके निराश हो गए, उनके पीछे रह जाते तो घर वाले ही अपने को काम करने नहीं देते। तो ये तो एक समाज एक समुद्र है, समाज के अंदर सब एक समान है। और इसमें अगर जो कोई ऐसी कोई बात कहे कि भी इन्होंने ये गलत किया, ये सही नहीं किया, तो ये काम हमेशा कभी काम सही नहीं होता, कुछ न कुछ काम में त्रुटियां रह जाती है। तो ये समाज का है, अपन समाज के लिए किसी को भी सहयोग के लिए बुलावे तो उसके साथ रहो, जुड़ो, उसे किसी भी काम में। ये कोई जरूरी नहीं है कि अपनी धन से किसी की मदद कर सकते हैं। धन से कोई किसी के पास नहीं धन हो तो वो समाज के लिए, ये नहीं है कि वो समाज के लिए कुछ कर भी नहीं सकता है। धन के अभाव से भी अपने समाज की काफी मदद कर सकते हैं। जो अपनी में इच्छा हुआ कि हम इसको ये बढ़ा सकते हैं, तो अपन ये सब इकट्ठे होके बिगर धन, बिगर लगन लगाएंगे तो हम सब ये काम कर सकते हैं। किसी के पास पैसा हो, पैसा होते हुए भी वो अपने समाज का काम नहीं कर सकता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि जिसके पास पैसा हो गया वो समाज की सेवा कर सकता है। मैं नहीं मानता, मैं ये मानता हूँ कि जिसके पास दिल होता है, जिसके पास कार्य करने की क्षमता होती है, जिसके पास सद्भावना होती है, वो इस समाज के अंदर आके और अपने समाज को आगे बढ़ा सकता है। ये कहता है कि भाई वो तो ये वो क्या कर सकता है, कुछ नहीं। ये अपन की सोच है, अपन लंबी सोचें, ठीक है नहीं। कोई भी कार्य करने के लिए पहले अपन ये विचार करें कि भी अपन को तो सही काम करना है, चाहे अपने को कुछ भी क्या करे उसे कोई मतलब नहीं। ये कार्य करने में अनेक कठिनाई आती है, और मैं तो ये सोचता हूँ कि जो कठिनाई आती है वो अपन के लिए हितकारी होती है। अपन ये सोच लें कि यार अब तो ये समस्या आ गई, अब क्या करें,
तो समस्या का तो समाधान अपन तो निराश हो जाएंगे। नहीं, ये अपने ये सोच रखना चाहिए, समस्या आ रही है तो हमको ज्ञान देता है। जो मनुष्य को दुख आता है तो मनुष्य को संकेत देता है कि आप अपनी लैंड छोड़ रहे हो, अपनी लैंड के वापस रोड पे आओ। तो अपन को तो यही है भाई, समाज को मैं हाथ जोड़ के यही कहता हूँ कि जो भी काम आप मेरे को बताओगे मैं करूँगा। और मैं आपको यही बताऊँ कि मैं सबसे छोटा हूँ। मेरे को ये नहीं है कि भाई आपने आज मेरे को जबरदस्त माला फैला दी तो मैं आज अध्यक्ष हो गया। मैं अध्यक्ष नहीं हूँ। मैं इस कार्यकारिणी में 84 से मतलब 84 से जुड़ा हुआ हूँ, ठीक है नहीं, 84 से इस कार्यकारिणी में रहा। मैं लक्ष्मी नारायण जी के साथ रहा और केडी स्वामी जी के साथ रहा। बद्रीदास जी बोले हमारे को 5 रिव्यू में मेंबर बनाए थे, उस टाइम मैं इनके साथ रहा। धनर जयंती की मीटिंग करते थे, हम साइकिलों पे जाते थे, मगर हमारे पास धन का अभाव था तो हम कुछ नहीं कर पाए। जब हमारे पास कुछ आए पैसे तो हमने और केडी स्वामी जी ने, लक्ष्मी नारायण जी ने ये प्लॉट लिए। तो कई लोगों ने ये आलोचना की कि भाई उस एरिया में अलग टाइप है, अपना जा नहीं सकते, आ नहीं सकते। फिर भी इन लोगों ने, बुद्धिजीव आदमी है, शिक्षित होते हैं वो बुद्धिजीव, लक्ष्मी नारायण बता रहे बुद्धिजीव होते हैं, तो इन्होंने अपनी पीछे देखा ही नहीं, कभी आगे चलते रहे। इन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा कि हमारे पीछे कितनी बुराई हो रही है, इनकी बहुत बुराई है, वो पीछे नहीं देखे। इन्होंने यहाँ लेके प्लॉट लेके भगवान बना दिया, इन्होंने पीछे देखा ही नहीं। तो अगर आपको समाज में काम करना होगा, आप बुराइयां गिनाने मत लगना। तो समाज का काम करेंगे तो अपनी लोग बुराई करें, मगर आप उस तरफ ध्यान नहीं दो, आप आगे चलते रहो। तो ये एक परिवार है, अपने परिवार को अपन ले चलते हैं नहीं तो अपना परिवार भी अपने साथ नहीं रहता है। बच्चा करने जाता है, बच्ची कहता है आपको क्या मतलब, ये क्यों किया, ठीक है नहीं, जितने भाई दूसरा कुछ कह सकता है। तो परिवार ही एक तरह का मतलब चलाने में ही कठिनाई आती है। तो ये तो समाज है, समाज में तो कुछ भी कोई भी कह सकता है। अगर इसमें कुछ मेरी गलती हुई है तो मुझे क्षमा करना। मैं तो आपका सबसे छोटा हूँ, कोई अध्यक्ष बना बता दिया उन्होंने तो भाई मैं ये नहीं कहता कि मैं अध्यक्ष हूँ और इस पद को भी दूसरा। मैंने आपको बोल दिया, मैं कोई पद का मतलब से बड़ा नहीं हूँ, मैं हमेशा ही आपके साथ छोटा हूँ, पहले जैसे ही हूँ और कार्यकर्ता जो कहोगे वो मैं काम करूँगा। दोनों अध्यक्ष जोरदार है। परम पूज्य धनाजी महाराज के चरणों में नमन। मंचासीन अतिथिगण, धनावंशी स्वामी समाज की जो आज नई प्रदेश कार्यकारिणी बनी है, सभी पदाधिकारियों को हार्दिक बधाइयाँ। इस छात्रावास के बारे में सारी बातें आदरणीय प्रोफेसर साहब ने बता दी है, शेष कुछ रहा नहीं है। और आज का दिन धनावंशी स्वामी समाज के लिए मील का पत्थर साबित होगा। ये जो अपन ने कार्यकारिणी नहीं बनाई है, ये इसी तरह से समय किसी के पास है नहीं, इकट्ठे अपन होते नहीं है, काम करने वाले यही लोग हैं, चंदा देने वाले यही लोग हैं, भागदौड़ करने वाले यही लोग हैं, तो नए लोग आ नहीं रहे। आज अपन इसको पेंडिंग छोड़ देते। रामाकृष्ण जी साहब का बिल्कुल विचार ये सही था कि भाई अपन इसको प्रदेश लेवल पे करें, पर सब आते नहीं है, क्या करें। सारी सूचनाएं थी, सब जगह अखबार में दिलवा दिया। ये जो पत्रक भेजा था उसमें कंप्लीट लिखा हुआ था नई छात्रावास, ये नई संस्था, इसकी नई धनावंशी स्वामी समाज प्रदेश स्तरीय जो समिति उसके नए इलेक्शन होंगे। सूचनाएं बीकानेर में भी थी, जयपुर में भी थी, महासभा के लोगों को भी थी, गाँव में भी थी, सब जगह पत्रक बांटे गए थे। अब घर घर से किसको लेके आए साहब, तो यही लोग हैं, इन्हीं में से अपने को काम करना है। मैं इस नई कार्यकारिणी के पदाधिकारियों से आशा करता हूं कि ये छात्रावास संस्थान हमेशा आपको आपके साथ खड़ा रहेगा और आपके अगुवाई में जो आगामी कार्यक्रम है उसमें आप सफल होंगे। और मैं पुनः आप सबको सबका आभार प्रकट करता हूं कि आपने अपना व्यस्तम समय, आज शादी विवाह का सीजन भी चल रहा है, उसमें पधारे। और छात्रावास एक में और यहाँ जो छात्रावास में विद्यार्थी रह रहे हैं
उनसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप सद्भावना लेके गांव में प्रचार प्रसार करें इस छात्रावास का। मुझे आज ये बात नहीं कहनी चाहिए, फिर भी मैं कह रहा हूँ। कौन कौन रह रहे हैं यहाँ है क्या? मैंने सबसे पूछा है, उनके घरों से आज तक कभी समाज में जब से ये बना है उनके घरों से चंदा भी नहीं आया, ये बड़ी बात है। और वो आप लोग रह रहे हो, और उनमें से कुछ लोगों के जो फादर या जो भी पेरेंट्स हैं वो इस हॉस्टल के बड़े अगेंस्ट थे, है ना। तो उनको भी हमने वापस एडमिशन दिया। मैं उस बच्चे का मैं स्वयं सर्विस बना हूँ, मैंने जिम्मेवारी ली है। तो आप हमें छात्रावास के गाँव में जहाँ कहीं बैठते हैं तो इसकी एक सद्भावना पूर्वक अच्छी बातें बताएं, जिससे और भी विद्यार्थी आकर यहाँ शिक्षा ले सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको पुनः धन्यवाद।